10th क्लास साइंस। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो देखो पहली बात तो ये कि ये चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर है और दूसरी बात ये है कि ये 10th क्लास की साइंस के लेंथी चैप्टर में गिना जाता है। साइंस के लेंथी चैप्टर मतलब कि लंबे चैप्टर, लंबा हिसाब है इसका, है ना। फिर भी हम काफी शॉर्ट में करेंगे और काफी सारा काम इसमें निपटाएंगे जिससे हमारे बढ़िया बढ़िया पेपर के अंदर क्या आ सके, क्वेश्चंस, और तुम लोग झंडे गाड़ सको, ना कि पिटो। तो देखो पहले तो चैप्टर 6 डालो और नाम बहुत ही बढ़िया है इसका, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, देखो प्रोसेस का मतलब होता है एक प्रक्रिया जो चल रही है, और लाइफ का मतलब क्या, जीवन। मतलब कहने का ये है कि अगर तुम जिंदा हो तो तुम जिंदा किसी चीज के आधार पर हो। तुम रेगुलरली क्या पीते हो, पानी पीते हो। तुम जिंदा रहने के लिए क्या लेते हो, भोजन लेते हो, खाना खाते हो, भाई चीटोस खाते हो, कुरकुरे खाते हो, है ना। उस फूड की बात नहीं हो रही, भोजन की बात हो रही है, न्यूट्रिशियस फूड की बात हो रही है, पौष्टिक खाने की बात हो रही है, ठीक है। तुम सांस लेते हो मतलब तुम ऑक्सीजन लेते हो, तुम टहलते हो, तुम एक्सरसाइज करते हो, तुम पानी पीते हो। बहुत सारे प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर लगातार चलते रहते हैं, और अगर एक भी प्रोसेस रुक गया, अगर एक भी प्रोसेस रुक गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर तुम प्रॉपर तरीके से कम 3-4 महीने तक न्यूट्रिशन ना लो, अगर तुम्हें घर पर अच्छा खाना ना मिले, बाहर भी बढ़िया खाना ना मिले, और कोई भी तुम्हें खाना ना दे, तो धीरे धीरे अंदर तुम्हारे क्या आ जाएगी, कमजोरी। तुम बिल्कुल मरियल हो जाओगे मेरी तरह, जैसे कि मैं हूं, लेकिन मैं मरियल खाने की वजह से नहीं हूं, कुदरती हूं, ठीक है। तो हमें प्रॉपर तरीके से क्या मिलता रहना चाहिए, न्यूट्रिशन। तो मुझे बताओ क्या न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस माना जाएगा, बिल्कुल। क्यों, ध्यान से सुनो, हर वो प्रोसेस जो लाइफ को हेल्प पहुंचाता है, हर वो प्रोसेस जो लाइफ को कंप्लीट करने में, लाइफ को चलाने में हेल्प करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज लाइफ प्रोसेस, उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो ये तो बात हुई न्यूट्रिशन की। तुमने देखा होगा हम सांस लेते हैं, सांस लेने का मतलब अक्सर हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। तुम्हें मालूम है ना, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कौन सी गैस रिलीज करते हैं, CO2। प्लांट उल्टा करते हैं, प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं अपनी। तो तुमने देखा होगा ये जो गैसेस को एक्सचेंज करते रहते हैं हम, ऑक्सीजन लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, और CO2 देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। ये जो ऑक्सीजन लेने का काम, CO2 देने का काम होता है, इस प्रोसेस को भी एक नाम दिया जाता है, रेस्पिरेशन। मुझे बताओ अगर 1 मिनट भी हम सांस ना लें, वैसे तो ऐसा है नहीं कि नहीं ले पाएंगे, अगर हम ऑक्सीजन लेना बंद कर दें तो क्या हमारी लाइफ चलेगी, नहीं। इसका मतलब रेस्पिरेशन भी हमारा कैसा प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर ऐसे फंक्शन, ध्यान से सुनो, ऐसे प्रोसेस जिनकी वजह से हमारी बॉडी क्या कर पाती है, वर्क कर पाती है, ऐसे प्रोसेस जिनकी वजह से हमारी बॉडी क्या कर पाती है, फंक्शन कर पाती है, हमारे लाइफ सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, ऐसे प्रोसेस कहलाते हैं लाइफ प्रोसेस। तो पहले तुम्हें इस चैप्टर के लिए नंबर 1 पॉइंट लिखना है कि लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब होता है, और ये कौन कौन से होते हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो पहले लाइफ प्रोसेसेस का मतलब लिखो, लिखो इसके आगे इसकी डेफिनेशन। तो कुल मिलाकर हमारी बॉडी जितने भी फंक्शंस करती है, वो सारे फंक्शन किसकी बदौलत होते हैं, लाइफ प्रोसेस की बदौलत। अगर हमें पानी ना मिले तो काम नहीं चलेगा, अगर हमें हवा ना मिले तो काम नहीं चलेगा, अगर हमें भोजन ना मिले तो काम नहीं चलेगा। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एयर, वाटर, फूड। तो लिखो लाइफ प्रोसेस में द बेसिक functions
The basic functions performed by basic functions performed by performed लिख लोगे ना the basic functions basic 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 the basic functions performed by living organisms लिविंग ऑर्गेनिज्म बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉन लिविंग की नहीं लिविंग की द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हम जो भी फंक्शन करते हैं किसकी वजह से करते हैं लाइफ प्रोसेस की वजह से द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अपने जीवन को चलाए रखने के लिए वरना हमारा जीवन रुक जाएगा और हम मर जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे अमर टू मेंटेन लाइफ टू मेंटेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस to maintain life are called life processes to maintain life are called life processes तो इनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस ठीक है जिनकी वजह से हमारी बॉडी क्या कर पाती है फंक्शन हमारी लाइफ क्या रहती है मेंटेन रहती है ठीक है लेकिन समय समय पर तो मैंने दो लिखवाए थे और बता देता हूं देखो न्यूट्रिशन मतलब खाना लेना अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं वरना इस चैप्टर के अंदर यही तो पढ़ना और पढ़ने क्या है न्यूट्रिशन कम से कम बच्चों का 2 क्लास तक चलता रहता है रेस्पिरेशन 1 क्लास तक चलता रहता है बहुत लंबे लंबे प्रोसेस है ये अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं न्यूट्रिशन मतलब अच्छा भोजन लेना रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर पहुंचाना एक प्रोसेस और होता है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है हमारी अभी मैं लिखवा दूंगा अभी नोट मत करना ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर तुमने देखा होगा ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है पानी ट्रांसफर होता रहता है ऑक्सीजन ट्रांसफर होती रहती है तो जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन बाकी हम इसके बारे में तब पढ़ेंगे जब ये प्रोसेस आएगा अभी तो शॉर्ट में समझ लो और फिर एक होता है कई बार कि हम खाना लेते हैं तो थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर रह जाता है जो वेस्ट मटेरियल होता है जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता या जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं बेकार के जो वेस्ट मटेरियल बच गया है बॉडी के अंदर उस प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर भी करना बहुत जरूरी है वरना अंदर क्या हो जाएगी गंदगी तो जब हम उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करते हैं ना तो वो प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन ठीक है तो ये कुछ प्रोसेस है जिनको क्या बोला जाता है लाइफ प्रोसेस जिनको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं तो इनके नाम लिखो नोट के अंदर लिखो नोट में अब लिखो देयर आर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस there are various life processes कई सारे होते हैं लिख लो न्यूट्रिशन there are various life processes न्यूट्रिशन स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है न्यूट्रिशन मतलब खाना लेना कॉमा रेस्पिरेशन मतलब कि ऑक्सीजन लेना न्यूट्रिशन कॉमा रेस्पिरेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है रेस्पिरेशन कॉमा ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन and excretion
एंड एक्सक्रीशन। तो बताओ ये लाइफ के लिए जरूरी है ना, इनके बिना लाइफ नहीं चलेगी। न्यूट्रिशन ले लिया, ऑक्सीजन नहीं ली, कोई काम नहीं चलेगा। ऑक्सीजन ले गई लेकिन वो हर एक पार्ट तक पहुंच ही नहीं पाई, नहीं चलेगा काम। वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर ही पड़ा हुआ है, नहीं चलेगा काम। ठीक है, तो लिख लो ये सारे फंक्शंस बहुत जरूरी है, इसी में लिखो। एक्सक्रीशन के बाद लिखो फुल स्टॉप के बाद, एक्सक्रीशन के बाद फुल स्टॉप लगा देना। अब लिखो दीज प्रोसेसेस आर असेंशियल फॉर लाइफ। असेंशियल का मतलब होता है जरूरी, मतलब कि ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसके लिए? बॉडी के लिए, लाइफ के लिए। लिख लो दीज प्रोसेसेस, PHESE, these processes are essential for life. These processes are essential for life. कई बार पेपर में आ चुका है, दो प्रोसेस का नाम बताइए जो लाइफ के लिए जरूरी है, जो असेंशियल है, तो तुम कोई से भी दो बता देना। तीन पूछे तो तीन बता देना, चारों पूछे तो चारों बता देना। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जो जरूरी होते हैं लाइफ के लिए, मतलब हमारी लाइफ तभी चलेगी जब ये प्रोसेस हमें प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये पॉइंट लिखवाया है मैंने, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, जिसके अंदर मैंने तुम्हें बताया लाइफ प्रोसेस के बारे में। फिर मैंने एक नोट लिखवाया, नोट हो गया है खत्म। ठीक है, नोट की बातें खत्म। तो देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था लाइफ प्रोसेस, बीच में लिखवाया है नोट, नोट तो हो गया खत्म। अब लिखो नंबर 2, सेकंड पॉइंट। नोट में नहीं, नंबर 2 लिखना है। नंबर 2 में लिखो अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जिंदा होना। कोई सी भी चीज के अंदर क्या होगी? जान होगी, अगर वो क्या है? लिविंग है। अब क्वेश्चन ये है, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कैसे बोलोगे कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज नॉन लिविंग है? मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूं। तुम एक चीज देख सकते हो कि अगर कोई चीज मूव कर रही है बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी के मूवमेंट के, अगर कोई चीज हिल रही है, बिना किसी की हेल्प के कोई चीज मूव कर रही है, तो वो होती है लिविंग। जैसे कि इस समय मैं पढ़ाते हुए काफी हिलता हूं, मूवमेंट करता हूं, तुम पढ़ते हुए हिलते हो, है ना? तो हम सारे क्या है? लिविंग है। लेकिन तुम मुझे बताओ, प्लांट के अंदर मूवमेंट पता चलती है क्या? प्लांट के अंदर अगर तुम देखोगे तो प्लांट आज इतना सा था, कल इतना हो जाएगा एकदम से? नहीं, उसके अंदर मूवमेंट होती है, लेकिन कैसे होती है? स्लोली, धीरे धीरे मूवमेंट होगी। आज इतना सा है, परसों थोड़ा सा बढ़ेगा, एक महीने बाद जाकर तुम्हें पता चलेगा फर्क। तो मुझे बताओ, मूवमेंट एक अच्छा क्राइटेरिया है पहचानने का कि कोई सी चीज लिविंग है या कोई सी चीज नॉन लिविंग है? ठीक है, नहीं पहचान सकते, है ना? तो लिखो अलाइव के लिए। वैसे तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं सब मूव करती हैं, प्लांट भी मूव करता है, लेकिन प्लांट करता है धीरे धीरे और एनिमल्स करते हैं तेज तेज। तुमने देखा होगा डॉग कितनी तेजी से रन करता है, बिल्ली कितनी तेजी से भागती है ना, हम लोग कितनी तेजी से मूवमेंट करते हैं। हमारी मूवमेंट तो पता चल जाती है, लेकिन प्लांट की नहीं पता चलती। तो पेपर में कई बार यही आया है कि अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो एनिमल में तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, लेकिन प्लांट में ये एक अच्छा प्रोसेस नहीं है। तो लिखो अलाइव के अंदर, अलाइव के आगे लिखो ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी की सहायता के। विदाउट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब है किसी और की मदद नहीं ली जा रही। कौन मूवमेंट कर रहा है? वो खुद कर रहा है। एक्सटर्नल बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है। अब बात करते हैं कि मूवमेंट करते हैं तो प्लांट में तो पता नहीं चलता,
एनिमल में पता चल जाता है, तो लिखो इसी के अंदर, लिखो इन केस ऑफ एनिमल्स, इन केस ऑफ एनिमल्स द मूवमेंट इज क्वाइट फास्ट, मतलब बहुत तेज होती है उनकी मूवमेंट, उनकी मूवमेंट तुरंत पता चलती है, तुरंत देखते के साथ ही पता चलती है। लेकिन प्लांट में पता चलती है, प्लांट में नहीं पता चलती। लिखो इन केस ऑफ एनिमल्स मूवमेंट इज क्वाइट फास्ट। क्वाइट फास्ट का मतलब होता है बहुत तेज, क्वाइट का मतलब बहुत और फास्ट का मतलब तेज। द मूवमेंट इज क्वाइट फास्ट, काफी फास्ट होती है। इन केस ऑफ एनिमल्स मूवमेंट इज क्वाइट फास्ट। और इसको हम आसानी से देख लेते हैं ना, लिखो विच कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व की स्पेलिंग बोर्ड पे लिख देता हूं, विच कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड, मतलब जिसको आसानी से देखा जा सकता है, विच कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड, which can be easily observed। लिखो but in other, सॉरी, but in case of plant, बताओ प्लांट में भी आसानी से देख सकते हो? नहीं, प्लांट में देखना है तो 1 महीने तक बैठे रहो, पटरा ले लो वहीं पर प्लांट के पास, या प्लांट के अंदर ही घुस जाओ, है ना, और देखते रहो। लिखो इन केस ऑफ प्लांट द मूवमेंट इज वेरी स्लो। In case of plant, the movement is very slow. The movement is very slow. काफी स्लो होती है, the movement is very slow. Hence, does not observe easily. The movement is very slow. Hence, does not observe, बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑब्जर्व की स्पेलिंग, अब इसके अंदर से डी हटा देना, ऑब्जर्व में से डज नॉट ऑब्जर्व इजीली, डी हटा दो, ऑब्जर्व इजीली, है ना। तो अब हम आसानी से इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मुझे बताओ अगर जिंदा रहना है तो भोजन जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, वाटर जरूरी है। तो कई बार पेपर में आ चुका है कि जिंदा रहने के लिए, मतलब लिविंग रहने के लिए 3 मेन कंपोनेंट बताओ, 3 मेन कंपोनेंट, इनके बिना काम ही नहीं चलता, ठीक है। तो लिखो तीसरे में मटेरियल ऑफ अलाइव। अलाइव का मतलब वही है जिंदा, ठीक है। तो देखो जिंदा रहने के लिए कौन से पदार्थ जरूरी है, जिंदा रहने के लिए कौन से मटेरियल जरूरी है, तो कौन से मटेरियल जरूरी है लिखो, लिखो इसके आगे, पहले हेडिंग डाल देना नंबर 3 में, मटेरियल ऑफ अलाइव। अलाइव रहने के लिए मटेरियल कौन कौन से चाहिए, तो कौन कौन से चाहिए भाई, लिखो फूड, कॉमा, ऑक्सीजन एंड वाटर। ये 3 मेन कंपोनेंट है जिनके बिना हम नहीं रह सकते। बिना मकान के रह सकते हैं, बिना कपड़ों के रह सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, लेकिन अगर ये 3 चीजें मिले तो, ठीक है, फूड, ऑक्सीजन और वाटर। केवल भोजन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, और सिर्फ ऑक्सीजन से काम नहीं चलेगा, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, तो उसमें से मकान हटा दो और कपड़ा हटा दो, क्या जरूरी है, रोटी जरूरी है, मतलब कि भोजन जरूरी है ना। खा खा के मोटू हो जाओ तमाम, और फिर कहना मुझे खाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर का अब आएगा तुम्हारा मेन हेडिंग, डिफ्यूजन इन मल्टी सेलुलर। मुझे बताओ
हमारे अंदर एक सेल है या बहुत सारे सेल है? तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, प्लांट भी मल्टी सेलुलर होता है। और तुम्हें मालूम है, हम लोगों को चाहिए बात बात पर क्या? ऑक्सीजन। अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी लाइफ एक्टिविटी ऐसी ही चलती है, बिना ऑक्सीजन के नहीं चलेगी। तो ध्यान से सुनो, ये जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है ना, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना है, या फिर ऑक्सीजन को छोड़ो गैस को ट्रांसफर करना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। लेकिन डिफ्यूजन की एक खासियत है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्वेश्चन ये है क्यों फेल हो जाता है, वो भी मैं बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूं। चलो, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, बाकी मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। उससे पहले तुम एक काम करो, डिफ्यूजन की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है? तो डेफिनेशन लिखोगे तब जाके तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है? तो अगर तुम नोट के अंदर पहले डेफिनेशन लिख लोगे डिफ्यूजन की, तो तुम्हें ये सारी बातें और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। या चलो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता ही देता हूं पहले, हल्का सा। डिफ्यूजन होता है मतलब एनिमल की बात करो, चाहे एक छोटे लेवल का बैक्टीरिया, किसी भी छोटे ऑर्गेनिज्म की, किसी भी बड़े ऑर्गेनिज्म की, सभी को ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे प्लांट्स प्लांट्स को जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसी तरह से अगर हम एनिमल की बात करें, वो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। मतलब ये जो मूवमेंट होती है ना गैसेस की, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ये मूवमेंट क्या कहलाती है? डिफ्यूजन। लेकिन जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, मतलब जब हम इस प्रोसेस की बात करते हैं डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस होता है, इतना स्लो कि ये सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिज्म में ही काम करता है। फॉर एग्जांपल प्लांट, ठीक है? प्लांट के केस में, प्लांट ना तो हाईली डेवलप्ड होता है, ना ही इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, तो वहां पर तो डिफ्यूजन बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन हम लोगों की बॉडी मल्टी सेलुलर है, हालांकि प्लांट भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन वो इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम लोगों का होता है। जैसे कि एनिमल्स का, एलिफेंट, कैट, डॉग, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, ठीक है? तो हम लोगों का जो बॉडी डिजाइन होता है वो हाईली डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स होता है, और वहां पर डिफ्यूजन काम नहीं करता, बिकॉज डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस टू ऑब्टेन द ऑक्सीजन टू एवरी ऑर्गन इन द बॉडी। अगर बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचानी है, ठीक है, तो उसमें डिफ्यूजन काम नहीं करता। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि डिफ्यूजन क्यों अप्लाई नहीं होता है, और अगर डिफ्यूजन काम नहीं करता है तो इसकी जगह ये काम करता कौन है? हीमोग्लोबिन। तो हेडिंग तुम लोगों ने डाला था, ठीक है? तो हेडिंग के बारे में पढ़ाने से पहले एक नोट लिखना है, और नोट के अंदर तुम्हें पहले मैं डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखवाऊंगा। हालांकि डिफ्यूजन की डेफिनेशन तो मैं पहले से ही मालूम है, लेकिन कई बार एक नंबर में पूछी गई है। तो लिखो डेफिनेशन, और डेफिनेशन बहुत आसान है। तुम्हें मालूम है गैसेस का एक्सचेंज होता है, लेकिन किस तरह से? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। मतलब गैसेस ट्रांसफर की जाती हैं, हमेशा कहां से ट्रांसफर की जाती है? हाई से। और कहां की तरफ ट्रांसफर की जाती है? लो कंसेंट्रेशन की तरफ। तो लिखो, द स्पॉन्टेनियस, बोर्ड पे लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ substances, the spontaneous movement of substances of substances from high concentration, from high concentration region, high concentration region, बोर्ड पे लिखा हुआ है रीजन, हाई कंसेंट्रेशन रीजन
टू लो कंसंट्रेशन रीजन, हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन, मतलब मूवमेंट होती है हाई से लो की तरफ, टू लो कंसंट्रेशन रीजन। और यही मूवमेंट क्या कहलाती है? डिफ्यूजन। लिख लो, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। लेकिन ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में काम नहीं करता है, जबकि प्लांट भी मल्टी सेलुलर होते हैं, वहां पर ये काम करता है। लेकिन हम लोगों का जो बॉडी डिजाइन है एनिमल्स का खास तौर से, वो बहुत ही ज्यादा हाईली डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, वहां पर डिफ्यूजन काम नहीं करता है। ठीक है, तो एक सब हेडिंग बनाना चाहो तो बना सकते हो, डॉट लगा के लिखना डिफ्यूजन फेल्स। ठीक है, ऐसे ही डॉट बना के एक हेडिंग सा बना दो, डिफ्यूजन फेल्स। अब देखते हैं डिफ्यूजन कैसे फेल होता है और वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें ये फेल होता है। और अगर ये फेल होता है तो ऑक्सीजन किससे मिलती है फिर हमें? भाई डिफ्यूजन तो काम कर नहीं रहा, गैसेस ये तो अब देगा नहीं, तो कौन सी चीज ऐसी है या कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा? क्योंकि बॉडी के लिए तो ऑक्सीजन जरूरी है, डिफ्यूजन नहीं दे रहा तो किसी और के सहारे हम लेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो इस हेडिंग में लिखो नंबर 1 पॉइंट, लिखो डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट। ये इनसफिशिएंट होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में। इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, इसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचा पाए अकेला, नहीं। डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं इनसफिशिएंट की स्पेलिंग, चलो रहने दो, तुम लोगों को लिखनी आनी चाहिए स्पेलिंग। डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन in multicellular organisms, in multicellular organism. Diffusion is insufficient to provide, diffusion is insufficient to provide oxygen in multicellular organisms, in multicellular organisms. लिख लो लाइक ह्यूमन बीइंग, लाइक ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हम लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ मल्टीसेलुलर ही नहीं है, हाईली डेवलप्ड है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में गिनती होती है ह्यूमन बीइंग की। तो यहां पर ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। लिख लो बिकॉज द ह्यूमन बॉडी, बिकॉज द ह्यूमन बॉडी इज सो बिग, बहुत ही बड़ी, बहुत ही डेवलप्ड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन, इतना हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म में हमारी काउंटिंग होती है कि वहां पर डिफ्यूजन फेल हो जाता है। बिकॉज द ह्यूमन बॉडी इज सो बिग, द ह्यूमन बॉडी इज सो बिग दैट ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज, so big that oxygen cannot diffuse, मतलब ऑक्सीजन पूरी तरह से क्या नहीं हो पाती है? डिफ्यूज नहीं हो पाती है, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट तक नहीं पहुंच पाती है, घुलकर नहीं पहुंच पाती है। इज सो बिग दैट ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज, ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ऑल सेल्स, इनटू ऑल सेल्स, मतलब हर एक सेल तक नहीं पहुंचेगी। देखो मैं तुम्हें एक रफ आइडिया बताता हूं, अगर हम डिफ्यूजन के भरोसे रहेंगे ना तो पैर के अंगूठे के सेल तक ऑक्सीजन 2 दिन बाद जाके पहुंचेगी। ठीक है, अगर डिफ्यूजन के बेस पर हम भरोसा करें कि डिफ्यूजन से हमें ऑक्सीजन मिलेगी, तो डिफ्यूजन इतना स्लो प्रोसेस है कि आज की ऑक्सीजन ली गई अंगूठे तक कब पहुंचेगी? कम से कम 2 दिन बाद। इतना लेट चलता है ये प्रोसेस, इतने धीरे चलता है। तो जब तक तो पैर के अंगूठे के सेल्स डेड हो चुके होंगे,
क्योंकि 3 या 4 मिनट के अंदर अंदर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, यहाँ पर तो बात हो रही है 1 दिन की, ठीक है। तो 1 दिन लेट पहुंचेगी तो वहां के सेल्स डेड हो चुके होंगे, तो डिफ्यूजन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ऑल सेल्स क्विकली, इनटू ऑल सेल्स क्विकली। पहुंचेगी तो सही, लेकिन क्विकली नहीं पहुंचेगी, बहुत धीमी गति से, और कितनी धीमी गति से वो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन ये कि अगर डिफ्यूजन फेल हो रहा है तो आखिर वो कौन सी चीज है, आखिर वो कौन सा कंपोनेंट है जिससे बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। तो ये बात है तुम्हें लिखनी है नंबर 2 में। लिखो सेकंड पॉइंट। लिखो हैंस, लिखो हैंस डिफ्यूजन फेल, हैंस डिफ्यूजन फेल in multicellular organism, hence diffusion fail in multicellular organism because it is a very slow process, because it is a very slow process, because it is a very slow process, take a lot of time, बहुत समय लेता है, take a lot of time, बोर्ड पे लिख देता हूं मैं lot of time, take a lot of time मतलब बहुत समय लगता है, take a lot of time to make oxygen available, to make oxygen available to all the cells, to all the cells, to all the cells, to make oxygen available to all the cells, ठीक है। क्योंकि हमारे जो ऑर्गन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ही डेवलप्ड होते हैं, बॉडी का अंदर का पार्ट बहुत काफी बिग होता है। अगर ऑक्सीजन ट्रेवल करेगी तो उसे ट्रेवल करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब समझते हो, डिफ्यूजन का मतलब है ऑक्सीजन हमारे अंदर घुलेगी और घुलकर ट्रेवल करेगी, डिफ्यूज होकर ट्रेवल करेगी, तो जिसमें उसे बहुत समय लग जाता है, उसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, इतना ट्रेवल करना पड़ता है कि बहुत देर में पहुंचती है, तो इतनी देर में तो काम चल नहीं सकता, ठीक है। तो आखिर किसके बेस पर हमें ऑक्सीजन मिलेगी, अब वो तुम्हें लिखना है। तो देखो वैसे तो मैं ये टॉपिक तुम्हें हार्ट वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा, जब मैं हार्ट पढ़ाऊंगा, हार्ट के फंक्शंस पढ़ाऊंगा कि हार्ट ऑक्सीजन को कैसे सप्लाई करता है, लेकिन बस अभी एक बात ध्यान रखो, अगर डिफ्यूजन फेल हो रहा है ना, उसके अलावा हमारी बॉडी में एक नेचुरल पिगमेंट होती है जिसको तुमने बचपन से सुना होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करने में साथ देती है। हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड, आरबीसी, आरबीसी के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन मिल जाती है, और जहां जहां पर खून बहता है वहां वहां पर उसके साथ साथ क्या पहुंचती रहती है, ऑक्सीजन। तुम्हें मालूम है बॉडी की हर एक नस में और हर एक नर्व्स में, हर एक सेल के अंदर ब्लड होता है, तो ब्लड के साथ क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन। तो अल्टीमेटली पूरी बॉडी को क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन, लेकिन सिर्फ किसकी सहायता से, हीमोग्लोबिन की सहायता से। हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड, ठीक है। तो ये काम ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन करता है, हीमोग्लोबिन करती है। डिफ्यूजन फेल हो जाता है, हीमोग्लोबिन काम कैसे करता है वो मैं तुम्हें पंपिंग ऑर्गन में बताऊंगा, हार्ट में। तो अभी बस इतना ध्यान रखो, अगर पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है तो ये काम किसकी हेल्प से होता है, हीमोग्लोबिन की हेल्प से। तो ये बात तुम्हें थर्ड पॉइंट में लिखनी है। लिखो थर्ड पॉइंट में, लिखो देयरफॉर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोला जाता है, कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या का नाम बताइए। तो रेस्पिरेटरी का मतलब होता है रेस्पिरेटरी, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। तुम्हें याद होगा चैप्टर 1 में मैंने तुम्हें रेस्पिरेशन पढ़ाया था, उसी से बना है रेस्पिरेटरी।
रेस्पिरेटरी जहां पर भी लग जाता है ना, गैसेस की बात हो रही है, मतलब उस पिगमेंट का बताओ जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन गैस मिल पाती है। तो क्या है उस पिगमेंट का नाम? हीमोग्लोबिन। एक नंबर में आया है, राइट डाउन द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो लिख लो, देयरफॉर द रेस्पिरेटरी पिगमेंट such as the respiratory pigment such as hemoglobin present in blood, respiratory pigment such as hemoglobin present in blood, ब्लड में प्रेजेंट होती है, आरबीसी की फॉर्म में, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट इन ब्लड, provide the oxygen, provide the oxygen। और ये ऑक्सीजन मिलती कहां से? अंदर थोड़ी ना बन रही है, एयर से मिलती है। provide the oxygen from air, from air, provide the oxygen from air in the lungs, ये काम होता है लंग्स के अंदर, from air in the लंग्स। और फिर बाद में ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाई जाती है। हाँ, वो बात अलग है, पहुंचाने का काम कौन करेगा बताओ? ब्लड सर्कुलेट तो जरूर हो रहा है पूरी बॉडी में, और ब्लड के साथ साथ क्या मिल रही है? ऑक्सीजन। लेकिन उस ब्लड को कौन पंप कर रहा है? पंपिंग ऑर्गन। और क्या नाम होता है उस पंपिंग ऑर्गन का? हार्ट। बिना हार्ट के पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगा। अगर हार्ट काम करना बंद कर दे तो पूरी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा, और अगर पूरी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि जब ब्लड ही नहीं मिल रहा, जब हीमोग्लोबिन ही नहीं मिल रहा, तो हीमोग्लोबिन नहीं मिल रहा तो ऑक्सीजन कहां से मिल जाएगी? और ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो सारे फंक्शंस रुक जाएंगे, मतलब हार्ट के रुकते ही सारा काम रुक जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द लंग्स, इन द lungs and carry it quickly, and carry it quickly, और बहुत तेजी से। हार्ट ये काम बहुत तेजी से करता है, कभी भी रुकता नहीं है, लगातार। अगर हम आराम भी कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, तो भी हमारा हार्ट लगातार ब्लड पंप करता रहेगा। and carry it quickly to all the body cells, carry it quickly to all the body cells। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि डिफ्यूजन क्यों काम नहीं करता, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो डिफ्यूजन फेल क्यों हो जाता है? बिकॉज इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, और हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़े बड़े ऑर्गन और बहुत डिस्टेंस होता है, जिसे ट्रेवल करने में डिफ्यूजन को बहुत टाइम लगता है। इतना टाइम लगता है कि इतना हम वेट नहीं कर सकते हैं। तो आखिर वो कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिल पाती है? दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इस पिगमेंट को नॉर्मली क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब होता है कलर, नेचुरल कलर। तुम्हें मालूम है ना, ब्लड का जो रेड कलर होता है वो भी किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर हमारे ब्लड में से हीमोग्लोबिन निकाल दिया जाए तो हमारा ब्लड का कलर रेड नहीं रहेगा, ब्लू रह जाएगा, जैसे ऑक्टोपस में होता है। खैर उसकी बातें हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां तक हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा था। अब हम चैप्टर के अंदर पहला प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, और किसी भी इंसान की, किसी भी जानवर की, किसी भी लिविंग थिंग की सबसे पहली शुरुआत किससे होती है? भोजन से। भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का काम कर सकता है, काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी यूं ही तो मिल नहीं जाती है। एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज मतलब न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला प्रोसेस हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन। कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में, व्हाई न्यूट्रिशन इज नीडेड। आखिर न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की? तो बताओ। पूरी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उसे किससे मिलती है? अच्छे न्यूट्रिशन से। अगर अच्छा न्यूट्रिशन ना मिले तो किसी ना किसी तरह से एक व्यक्ति फिजिकली या मेंटली हेल्थी नहीं होगा। तो अगर तुम्हें फिजिकली अच्छा बनना है या मेंटली अच्छा बनना है तो तुम्हें अच्छा क्या लेना पड़ेगा?
न्यूट्रिशन, बिना न्यूट्रिशन के तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चैप्टर का पहला प्रोसेस अब हम पढ़ेंगे, जिसको तुम हेडिंग डाल सकते हो न्यूट्रिशन। तो पहले तो मैं तुम्हें इसकी एक बेसिक डेफिनेशन लिखाऊंगा। देखो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। कोई सी भी बॉडी, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, बैक्टीरिया चाहे वो कितना भी बड़ा हो, फॉर एग्जांपल एलिफेंट या बीस्ट, ठीक है, डायनासोर की तो खैर अब हम बातें कर ही नहीं रहे। हर बॉडी को जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की अपने अपने लेवल पर। फंजाई भी न्यूट्रिशन लेती है, प्लांट्स भी न्यूट्रिशन लेते हैं, एनिमल्स भी न्यूट्रिशन लेता है, कैट भी न्यूट्रिशन लेती है, बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास, ये सब न्यूट्रिशन लेते हैं, सब अपने अपने लेवल पर लेते हैं। अब देखते हैं कि कैसा न्यूट्रिशन किस तरह के ऑर्गेनिज्म लेते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूट्रिशन की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है, और वो तुम्हें इसी के आगे लिखनी है, हेडिंग के आगे। तो बेसिकली न्यूट्रिशन कैसा प्रोसेस है, देखो कितनी आसान डेफिनेशन है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है टू प्रोवाइड एनर्जी। एक ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए, टू गेट एनर्जी, ठीक है। तो लिखो डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच the process by which the living organisms obtain the process by which the living organisms obtain energy by taking food, obtain energy by taking food। फूड लेकर ही तो करेंगे, एनर्जी यूं ही थोड़ी ना बना लेंगे, ठीक है। obtain energy by taking food is called nutrition। यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। by taking food is called nutrition, is called nutrition, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर कैसे न्यूट्रिशन लिया जाए। देखो न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, शायद तुमने इस बात को 9th क्लास में भी सुना होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक होता है हेटरोट्रॉफिक। एक हमारा होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये चीज तो देखो, ऑटो नाम से पता चल रहा है, तुमने एक वर्ड सुना है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब जो खुद से ही होए, जिसे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लो तुमने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, बड़े बड़े होटल्स के अंदर जो गेट होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, खोलो अपने आप ही बंद हो जाएंगे, वो बस अंदर आ जाओ, जैसे ही तुम खोल के एंट्री करोगे वो गेट अपने आप ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो गेट कैसे होते हैं, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक मतलब जो खुद से हो जाते हैं, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जो खुद से होता है, जैसे कि प्लांट। बताओ, जब हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल को तो डिपेंड रहना पड़ता है अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पर, प्लांट्स पर। बताओ एनिमल अगर फूड ले रहे हैं तो किसकी हेल्प से ले रहे हैं, प्लांट की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो बताओ ह्यूमन बीइंग को जो भोजन चाहिए होता है वो किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। एक एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहता है तो डिपेंड रहता है, लेकिन प्लांट की हम बात करते हैं तो प्लांट किसी पर डिपेंड नहीं रहते। प्लांट क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले, तुमने सुना होगा प्लांट के अंदर जर्नली कैसा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। ये वर्ड सुना है पहले, ऐसा तो नहीं है कि नहीं सुना होगा, सुना तो जरूर होगा, फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट को क्या चाहिए होता है, प्लांट को नॉर्मली क्या चीज चाहिए, CO2, वो उन्हें इन्वायरमेंट से मिल जाती है। क्या चाहिए, सनलाइट, वो उन्हें इन्वायरमेंट से मिल जाता है। उसको क्या चाहिए, वाटर हम सप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से वो न्यूट्रिशन अपना खुद ही पूरा कर लेते हैं, इसलिए वहां पे ये न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड,
विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी दूसरी हेल्प के ये अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन हमें अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, जैसे कि प्लांट्स पर। तो ऐसा न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मतलब हम तो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, और ऑटोट्रॉफिक कहने का मतलब जो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन ही टॉपिक चल रहा है, और अगला हेडिंग तुम्हें डालना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, मोड पढ़ो या फिर टाइप्स पढ़ो, एक ही बात है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ही बात है। तो दो तरह के होते हैं, लिखो कैपिटल ए। पहले तुम्हें लिखना है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, और कैपिटल बी लिखो हेटेरोट्रॉफिक। तो ये दो न्यूट्रिशन अब हम पढ़ने वाले हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जो किसमें ज्यादातर होता है, प्लांट्स में। देखो, प्लांट तो ऐसे होते ही हैं जो अपना फूड खुद बना लेते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, CO2 की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस से वो ये काम कर लेते हैं। अभी मैं समझाऊंगा कैसे करते हैं, वो टेंशन मत लो। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी होते हैं और कुछ एल्गी भी ऐसी होती हैं जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। सारे बैक्टीरिया नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ एल्गी हेटेरोट्रॉफिक होती हैं तो कुछ एल्गी ऑटोट्रॉफिक होती है। एल्गी के बारे में तुमने प्रॉपर पहले से सुन रखा होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे ऑटोट्रॉफिक को। फिर से लिखो कैपिटल ए टॉपिक, एक एक करके पढ़ना है ना। अब लिखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब पहले तो हमने दोनों के बारे में लिख लिया, अब एक एक करके पढ़ना है। तो पहले तो ऑटोट्रॉफिक की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है। तो मुझे बताओ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जब कोई ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड बनाते हैं या अपना फूड खुद ऑब्टेन करते हैं, मतलब वो अपने फूड को खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं। लेकिन हम नहीं बना सकते अपना फूड, हमें किस पर डिपेंड रहना पड़ता है? पूरी तरह से प्लांट पर। ठीक है, तो लिखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए पहली बात तो ये कि ऑटोट्रॉफिक का एक दूसरा नाम और होता है होलोट्रॉफिक। क्या नाम होता है? होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो लिखो it is also known as होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बोर्ड पे लिखा हुआ है, कई बार पेपर में इस नाम से भी आया है, तो तुम्हें ध्यान रखना है। इट इज ऑल्सो नोन एज होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑल्सो नोन एज होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लिखो इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर मतलब खुद तैयार करते हैं, खुद बनाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर, in this type of nutrition the organisms prepare their own food, prepare their बोर्ड पे लिखा हुआ है prepare their own food, prepare their own food। ठीक है, तो जर्नली वो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाते हैं ना खुद, जैसे कि हमारे प्लांट, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कौन सा न्यूट्रिशन बना रहे हैं, कौन सा न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक। उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। उन ऑर्गेनिज्म को, मतलब कि प्लांट हमारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम कौन सा न्यूट्रिशन लेते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। तो हम क्या माने जाएंगे? हेटेरोट्रॉफ्स।
वो मैं बात करूंगा बाद में, ठीक है। पहले तो तुम्हें ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन लिखनी है, और जरूरी नहीं है ऑटोट्रॉफ्स प्लांट ही होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया भी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एल्गी भी होती है कुछ, ठीक है, और ऑटोट्रॉफ्स फंजाई तो खैर नहीं होती। तो अब कुछ बातें तुम्हें नोट में लिखनी है। लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, जिसमें मैं तुम्हें ऑटोट्रॉफ्स के बारे में लिखवाऊंगा। कई बार पेपर में पूछा गया है ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन दो। बच्चों को लगता है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो ही ऑटोट्रॉफ है, नहीं। ऑटोट्रॉफिक तो एक न्यूट्रिशन का टाइप है, और जो ऑर्गेनिज्म इस न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो लिखो ऑटोट्रॉफ्स के लिए, लिखो those organism which काट देना, who लिखना, those organism who follow बोर्ड पे लिखा हुआ है, those organism who follow autotrophic nutrition are called autotrophs. Those organisms who follow autotrophic nutrition are called autotrophs. तो जो ऑर्गेनिज्म इस न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ना कि ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया है जनरली प्लांट के अंदर, मेनली तो ये प्लांट के अंदर होता है, और प्लांट के अंदर इसके किस टाइप से काम चलता है, फोटोसिंथेसिस। अभी मैं समझाऊंगा फोटोसिंथेसिस क्या है। बस ध्यान रखना प्लांट के अंदर अगर ऑटोट्रॉफिक काम कर रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ। तो प्लांट के अंदर तो होता ही होता है, साथ ही साथ कुछ एल्गी के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर भी ये पाया जाता है। तो कुछ ऑटोट्रॉफ्स के नाम लिख लो, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है ना ऑटोट्रॉफ्स, इसी के अंदर कुछ ऑटोट्रॉफ्स के नाम लिख लो। लिखो फॉर एग्जांपल, इसी के अंदर आगे लिखो डेफिनेशन में, लिखो फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, कॉमा some bacteria, ठीक है। तो प्लांट के अंदर या कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस होता है। अब जरा रिएक्शन को देखना, नोट वगैरह मत करना, बोर्ड पे देखना 3 मिनट के लिए, बस 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो तो मैं मालूम है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है। मतलब CO2 तो हम दे देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो प्लांट की सबसे पहली जरूरत यही होती है CO2, जो उसे किससे मिल जाती है, एनवायरनमेंट से, ठीक है। दूसरी चीज है वाटर, वाटर भी अक्सर उसे एटमॉस्फेयर से मिल जाता है या फिर हम प्रोवाइड कर देते हैं। भाई प्लांट के अंदर पानी सप्लाई करना है, या तो हम लोग दे देते हैं या फिर ये भी उसे रेनी सीजन से मिल जाता है। लेकिन सिर्फ इन दो की हेल्प से उसका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता। प्लांट को सिर्फ CO2 ही नहीं चाहिए, प्लांट को सिर्फ H2O ही नहीं चाहिए, प्लांट के लिए सनलाइट भी बहुत जरूरी है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। जब उसको एटमॉस्फेयर से एक चीज और मिलेगी, दैट इज कॉल्ड सनलाइट। बिना सनलाइट के काम नहीं चलता। और मैंने बताया था ग्रीन प्लांट्स, जरा गौर करो, अभी अभी मैंने ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल लिखवाए फॉर एग्जांपल करके, और फॉर एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है, ग्रीन प्लांट। तो ध्यान रखना ग्रीन प्लांटों में एक चीज याद है कि प्लांट में जो पत्तियां होती हैं उनका जो ग्रीन कलर होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। अगर तुमने 9th क्लास में ध्यान से पढ़ा हो तो प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पिगमेंट की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। तो बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस काम करता ही नहीं है। सनलाइट तो जरूरी है ही, लेकिन साथ साथ और क्या जरूरी है, क्लोरोफिल। बिना क्लोरोफिल के इसका कुछ भी गुजारा नहीं होगा, तब जाके इसको मिलता है ग्लूकोज। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें चैप्टर 1 के अंदर ग्लूकोज का सिंबल पहले ही बता दिया, रेस्पिरेशन में आया था, है ना। यही चीज होती है ग्लूकोज। और सिंपल भाषा में बोले तो प्लांट का क्या कहलाता है
फूड, मतलब प्लांट को फूड मिलेगा, प्लांट अपना फूड खुद ऑब्टेन कर रहा है, प्लांट अपना भोजन खुद बना रहा है, किसकी हेल्प से? CO2 जो उसे एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, वाटर जो हम सप्लाई कर देते हैं, सनलाइट जो उसे सन से मिल जाती है, और क्लोरोफिल जो उसके अंदर खुद बनती है, प्लांट के अंदर है ना, ग्रीन प्लांट के अंदर नेचुरली क्लोरोफिल खुद बनती है, इसे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, तब जाके इन चारों की हेल्प से प्लांट को क्या मिल जाता है? ग्लूकोज, प्लांट का अपना फूड तैयार हो जाता है, ग्लूकोज। और उसके साथ साथ एक तो वो इन्वायरमेंट में हमारे लिए क्या रिलीज कर देते हैं? ऑक्सीजन, तुम्हें मालूम है ना, और थोड़ा बहुत पानी भी बाहर कर देते हैं। तो देखो इधर स्पेस कम है, मैं इधर लिख देता हूं, पता नहीं शायद दिखाई देगा या नहीं, ठीक है। तो देखो उधर प्रॉपर दिखाई दे नहीं रहा है, प्लस H2O, तो मैं यहां से हटाकर नीचे लिख रहा हूं प्लस H2O, ध्यान रखना थोड़ा सा, अब ये रिएक्शन कॉपी करनी है लेकिन अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब। तो देखो देखो बोर्ड पे CO2 तो उसे किससे मिल गई? हम लोगों से, भाई हम ही तो रिलीज करते हैं, एनिमल ही तो इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, एनिमल ने इन्वायरमेंट में CO2 रिलीज करा, पानी उसको मिल गया था, सनलाइट और क्लोरोफिल हेल्प से उसने ग्लूकोज बना लिया, लेकिन ग्लूकोज के साथ साथ उसने क्या निकाला है? एक ऑक्सीजन निकाली है, वापिस कौन इस्तेमाल कर लेगा? ये हम लोग ले लेंगे, बताओ, एनिमल को जरूरत नहीं पड़ती। देखो हमने CO2 निकाली, प्लांट ने इस्तेमाल कर ली, प्लांट ने ऑक्सीजन निकाली, हमने इस्तेमाल कर ली, हमारे अंदर ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन, उसके अंदर ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटो सिंथेसिस। अभी मैं इसका मतलब भी समझाता हूं ये कैसे बना है। देखो फोटो, जहां पर भी फोटो लग जाता है ना, फोटो का मतलब हो जाता है सनलाइट, मतलब ये प्रोसेस सिर्फ किसकी हेल्प से चल रहा है? सनलाइट की हेल्प से। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सनलाइट की हेल्प से चल रहा है, एक कंपोनेंट भी अगर नहीं मिला, मान लो प्लांट को अगर सनलाइट नहीं मिली तो पौधा खत्म हो जाएगा, प्लांट की क्लोरोफिल खत्म हो जाए तो पौधा खत्म हो जाएगा, अगर प्लांट को वाटर नहीं मिला तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और प्लांट को अगर CO2 नहीं मिली तो खत्म हो जाएगा। मतलब ये चारों कंपोनेंट उसको अपना फूड बनाने में मदद करते हैं, और यही प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। और सिंथेसिस मतलब सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, मेक, बनाना, मतलब वो सनलाइट की हेल्प से अपना फूड खुद बनाती है, इसलिए प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। और ये प्रोसेस सिर्फ किसके अंदर काम करता है? ध्यान रखना, ग्रीन प्लांट में। कुछ प्लांट ग्रीन नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना, कुछ क्या, बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जो ग्रीन नहीं होते, जैसे कि काला अजर, मैं उसके बारे में भी पढ़ाऊंगा। क्या नाम बोला मैंने? काला अजर। ये ऐसा प्लांट है जो ग्रीन नहीं होता, यहां पर फोटोसिंथेसिस काम नहीं करता है। फोटोसिंथेसिस काम किसमें करेगा? ग्रीन प्लांट में। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट में इसलिए क्योंकि क्लोरोफिल जो मिलती है ना, वो सिर्फ किसके अंदर मिलती है? ग्रीन प्लांट में। क्योंकि अगर प्लांट ग्रीन नहीं है तो अंदाजा लगा लेना उस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है। तुमने देखा हो पत्तियां जो होती हैं पेड़ों की, कुछ समय बाद सूखने के बाद पीली हो जाती है ना, कुछ तो लाल हो जाती हैं और बिल्कुल करारी हो जाती है, हाथ से यूं मसलोगे यूं ही टूट जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना, ऐसी जो पत्तियां होती है ना, उनकी क्लोरोफिल खत्म हो चुकी होती है और बेजान हो जाती है बिल्कुल, वो पत्ती ऐसी करारी हो जाती है, ऐसे यूं मसोड़ोगे तो यूं ही टूट टाट जाएगी, बेकार हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर की क्लोरोफिल पूरी तरह से क्या हो चुकी है? खत्म। जब तक एक पत्ती के अंदर क्लोरोफिल रहती है तब तक वो पत्ती काफी मुलायम होती है। किसी पेड़ की पत्ती तोड़कर देखना और देखना, अगर वो हरी है तो काफी मुलायम होगी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये क्लोरोफिल बनती नहीं रहती, खत्म होती रहती है। तो जब क्लोरोफिल खत्म हो जाती है तो पत्ता झड़ जाता है और बेकार हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर की जो क्लोरोफिल है वो खत्म हो गई है। और अगर क्लोरोफिल खत्म हो गई है तो उसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बंद हो चुका है। देखो सनलाइट तो मिल ही जाती है अंधाधुंध, ये तो कभी खत्म नहीं होती, पानी भी मिल जाता है प्लांट को, ये भी कभी खत्म नहीं होता। CO2 भी उसे हमसे मिल जाती है, कभी खत्म नहीं होता। खत्म क्या होती है? क्लोरोफिल। प्लांट के अंदर जो टिश्यू में क्लोरोफिल बनती है वो खत्म हो जाती है, और जैसे ही क्लोरोफिल खत्म हुई, बताओ क्या ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा? नहीं। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो रहा है
तो क्या प्लांट ने अपना फूड बना लिया? नहीं। और जब प्लांट को फूड ही नहीं मिला, मान लो एक एनिमल को फूड ही नहीं मिला, तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा? नहीं, मर जाएगा। वही काम पत्तियों के साथ होता है, पत्तियां झड़ जाती हैं और बेकार हो जाती हैं। ठीक है, तो बिना एक कंपोनेंट के भी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस काम नहीं करता है। इसलिए पेपर में कई बार आया है कि ये फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन प्लांट में ही क्यों काम करता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट के अंदर ही क्या मिलती है? क्लोरोफिल। कुछ तुमने देखा हो प्लांट की पत्तियां लाल होती हैं, काली होती हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस काम नहीं करता। उनके अंदर कुछ और नेचुरल फेनोमेनन होता है, वो तुम्हारे सिलेबस वगैरह में नहीं है, जो मैं इतना कुछ बताऊं तुम लोगों को। ठीक है, तो ये रिएक्शन कॉपी तो जरूर करनी है। देखो इसमें से मैंने इतनी सारी बातें लिख दी, ये इतनी सारी बातें नहीं लिखनी है। ये क्रॉस भी मत बनाना, सनलाइट के ऊपर क्रॉस मत बना देना। ठीक है, और इसके ऊपर सर्कल मत बनाना। ये है रिएक्शन कंप्लीट। लेकिन ये अभी नहीं नोट करनी, पहले तुम्हें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखनी है। तो तुम्हें चैप्टर का अगला हेडिंग डालना है फोटो सिंथेसिस। तो देखो कितनी आसान डेफिनेशन है, अभी रट जाएगी तुम्हें। देखो, जब प्लांट अपना फूड तैयार करते हैं किसकी हेल्प से? CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल की हेल्प से वो क्या तैयार करते हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर। क्लियर? लिखो लिखो, इट इज द प्रोसेस बाय विच it is the process by which green plants take CO2। बताओ, वो इसे टेक कर लेते हैं ना, ले लेते हैं, CO2 को ले लेते हैं। It is the process by which green plants take CO2 and water, take CO2 and water, take CO2 and water from environment। और बताओ वो इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में। इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ऑक्सीजन में। इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वाटर में। लिखो, टेक CO2 एंड वाटर फ्रॉम एनवायरमेंट एंड ट्रांसफॉर्म, बोर्ड पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज की स्पेलिंग लिखी हुई है बोर्ड पे, ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। लेकिन बिना सनलाइट और बिना क्लोरोफिल के ये काम नहीं हो सकता है। लिखो, ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, with the help of sunlight and chlorophyll, with the help of sunlight and chlorophyll। ठीक है, तो पूरी फोटोसिंथेसिस की तुमने डेफिनेशन लिख ली है। अब उस डेफिनेशन के नीचे अब ये रिएक्शन लिखना, और ये जैसा मैंने प्लस H2O नीचे लिखा है ना, तुम्हें नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, मेरी में इधर स्पेस नहीं था इसलिए नीचे लिख दिया था, तुम इधर साइड में लिख सकते हो प्लस H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिखो, और तुम्हें मालूम है हर रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए जरूर। तो देखो ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, बढ़िया रहेगा कि अगर तुम खुद से करो। तो मैं तुम्हें बिना समझाए सीधा बैलेंस करके लिख रहा हूं, इसमें क्या क्या आएगा और कहां कहां पे आएगा। तो देखो यहां पर तो तुम्हें लगाना है 6, यहां पर लगाना है 12, ठीक है, और यहां पर भी 6 लगाना है, ऑक्सीजन के आगे, H2O के आगे भी 6 लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर एक बार खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब भी पेपर में रिएक्शन का एग्जांपल दो, चाहे वो बायो हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, हमेशा कैसी दो? बैलेंस्ड। तो देखो अब तुम्हें फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया ना। फोटोसिंथेसिस सनलाइट की वजह से होता है, इसलिए इस वर्ड के आगे लगा हुआ है फोटो।
तो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ किसके अंदर काम करता है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर। ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही क्यों काम करता है? क्योंकि क्लोरोफिल उन्हीं में मिलती है। ठीक है, इसको फोटोसिंथेसिस ही क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना सनलाइट के ये होता ही नहीं है। ठीक है, अब देखना ये है कि ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है और ये जो क्लोरोफिल बनती है, ये क्लोरोफिल होती क्या चीज है? तो देखो, बेशक मैंने भी बताया था ब्लड के अंदर कौन सी पिगमेंट होती है, अब ये भी मैंने डिफ्यूजन वाले टॉपिक में बताया था। ब्लड के अंदर पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। फिर से वही देखो, प्लांट के अंदर कौन सी पिगमेंट होती है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से उसका कलर कौन सा होता है? ग्रीन। तो बहुत सारी पिगमेंट होती है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पिगमेंट होती है, इसमें कोई बहस वाली बात नहीं है कि क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन ही क्यों होता है। ये तो नेचुरल ही है कि क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड। ठीक है, और प्लांट के अंदर क्लोरोफिल जरूरी नहीं है एक ही टाइप की, और भी बहुत सारी क्लोरोफिल होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, मैं उन सभी क्लोरोफिल के बारे में तुम्हें नोट में लिखवा रहा हूं। तो फोटोसिंथेसिस का हेडिंग डाला है तुमने, रिएक्शन लिख ली, उसके बाद एक नोट लिखो और नोट में लिखो नंबर 1 पॉइंट क्लोरोफिल, कि ये क्लोरोफिल क्या चीज है और ये कितने टाइप की होती है। तो तुम्हें मालूम है ना, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होती है जिसकी वजह से प्लांट का कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन। तो लिखो, लिखो, इट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्यों है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? इसको आखिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोला ही क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि ये किस प्रोसेस में काम आती है? फोटोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस में काम आती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। देखो, इट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट present in green plants, present in green plants। इसका मतलब प्लांट का ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? इसी की वजह से। इट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स। फुल स्टॉप। अब लिखो फुल स्टॉप के बाद इसी के अंदर, द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट, the green color of plant is due to, the green color of plant is due to presence of chlorophyll, the green color of plant is due to presence of chlorophyll। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। is due to presence of chlorophyll, presence of chlorophyll। अब मैं तुम्हें कुछ क्लोरोफिल बता देता हूं जो प्लांट में अक्सर पाई जाती है और जो मेनली ज्यादातर पाई जाती है, उस पिगमेंट का नाम बता देता हूं। ये बात तुम नंबर 2 में लिख लो, नोट के अंदर ही चल रहा है। अब लिखो नंबर 2। लिखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, देयर आर different types of chlorophyll, different types of chlorophyll, different types of chlorophyll। लिखो लाइक, ये रिएक्शन लिख ली थी ना, लिखो लाइक क्लोरोफिल ए। ठीक है, ऐसे होती है क्लोरोफिल ए कॉमा बी, इसी के आगे लिख लेना कॉमा बी, सी, डी और ई। क्लोरोफिल ए कॉमा बी, सी, डी, ई एंड एक और होती है एंड बैक्टीरियो, बोर्ड पे लिखा हुआ है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। नाम से पता चल रहा है ये वाली क्लोरोफिल किस में होती है? बैक्टीरिया में। बैक्टीरियो
क्लोरोफिल। तो स्पेलिंग प्रॉपर लिखना। देखो अक्सर प्लांट में क्या क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, और क्या होती है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो देखो वैसे तो इतनी सारी क्लोरोफिल प्लांट में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, लेकिन इसमें से जो ज्यादातर पाई जाती है प्लांट्स के अंदर वो हमारी है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। सी डी ई बहुत ही कम देखने को मिलती है और शायद देखने को मिलती ही नहीं है। तो कई बार पेपर में पूछा गया है उन दो क्लोरोफिल का नाम बताओ जो प्लांट में ज्यादातर पाई जाती है, तो तुम्हें कौन सी क्लोरोफिल का नाम बताना है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो ये बात नंबर 3 में लिख लो, लिखो नंबर 3 में लिखो, क्लोरोफिल ए एंड बी आर मोस्ट कॉमन, क्लोरोफिल ए एंड बी आर मोस्ट कॉमन in all plants. Chlorophyll A and B are most common in plants. In plants. अब क्वेश्चन ये है, चलो ठीक है प्लांट के अंदर क्लोरोफिल मिलती है, इतनी इतनी सारी मिलती है, ये वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो ज्यादातर मिलती है, लेकिन प्लांट की पत्तियों के किस हिस्से में क्लोरोफिल बनती है? भाई नेचुरली बनी तो रही है, हम तो नहीं बना रहे, लेकिन नेचुरली प्लांट के अंदर तो बन रही है ना, जैसे हमारे अंदर नेचुरली ब्लड बनता है, हालांकि ग्लूकोज जब हम फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं तब जाके बनता है, बिना उसके थोड़ी ना बनेगा, लेकिन बन तो नेचुरली खुद ही रहा है कि हम बना रहे हैं अंदर बैठ के ब्लड, ऐसा नहीं हो रहा। तो इसके अंदर भी क्लोरोफिल बनती है, तो कौन सी ऑर्गेनेल के अंदर बनती है? तुमने 9th क्लास में चैप्टर 5 पढ़ाया था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, और सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ठीक है, वैक्यूल्स, गोल्जी एपार्टस, ठीक है। तो उसी में से ही एक ऑर्गेनेल ऐसी होती है जहां पे क्लोरोफिल बनती है, तो उस ऑर्गेनेल का मैं नाम लिखवाऊंगा जिसके अंदर क्लोरोफिल बनती है, और तुम्हें वो नाम ध्यान रखना है। तो उस ऑर्गेनेल का हम नाम लिखेंगे, तुम्हें अच्छे से मालूम है ऑर्गेनेल के अंदर ही क्लोरोफिल बनती है, और उस ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है उस ऑर्गेनेल का? क्लोरोप्लास्ट। तो नोट में चल रही थी सारी बातें, मेरे ख्याल से 2 या 3 पॉइंट लिखवा भी दिए थे मैंने नोट में, तो तुम्हें अब अगला पॉइंट लिखना है नोट के अंदर। पॉइंट मुझे मालूम नहीं है कि दूसरा है या तीसरा है, वो मान लो वो नोट चौथा है, ठीक है। तो उस ऑर्गेनेल का नाम लिखो, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, मतलब जिसके अंदर क्लोरोफिल बनती है, पत्ती के सेल में जिस हिस्से में क्लोरोफिल बनती है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। तो लिखो क्लोरोप्लास्ट। कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आया है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है पत्तियों का जिसकी वजह से हरा रंग होता है, तो तुम्हें एग्जांपल देना है क्लोरोप्लास्ट। कई बार आया है क्लोरोफिल किस ऑर्गेनेल में बनती है, क्लोरोप्लास्ट। या फिर तुम पूछ सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी पिगमेंट बनती है, किसी भी तरह से वो पूछ सकते हैं। तो लिखो दिस ऑर्गेनेल कंटेन, दिस ऑर्गेनेल कंटेन क्लोरोफिल, दिस ऑर्गेनेल कंटेन, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं ऑर्गेनेल, इसकी स्पेलिंग होती है ये, दिस ऑर्गेनेल कंटेन क्लोरोफिल फाउंड इन प्लांट्स ओनली। सिर्फ किस में होती है? प्लांट में, क्योंकि अगर हमारे अंदर भी होती तो हम भी हरे कलर के होते, हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होती। फाउंड इन प्लांट्स ओनली। तो ये क्लोरोफिल किस में हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस में। लिखो फाउंड इन प्लांट्स ओनली which helps in photosynthesis, which helps in photosynthesis। तो बिना क्लोरोफिल के तुम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो पत्ती के कौन से सेल में क्लोरोप्लास्ट होती है, तो उस सेल का नाम भी पूछा गया है। देखो
क्लोरोफिल के अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीव्स हमें कैसी दिखाई देती हैं? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल किसके अंदर होती है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनली है, ये जो ऑर्गेनल है ये कौन से सेल में पाई जाती है? तो ध्यान रखना, ये पाई जाती है मेसोफिल सेल्स। कई बार पेपर में आया है, उस सेल का नाम बताओ या उन सेल्स का नाम बताओ जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बनती है, जिस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होती है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल कौन से सेल्स में होती है? मेसोफिल सेल्स। ये पत्तियों के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं। अभी जब मैं अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं तब मैं तुम्हें ये बनाकर दिखाऊंगा, तो तुम अगला पॉइंट बना सकते हो नोट के अंदर। मुझे नहीं पता नोट के अंदर कौन से पॉइंट चलने, मैंने तो अंदाजे से चौथा और पांचवा लिख दिया है। तो फिफ्थ में तुम्हें लिखना है मेसोफिल सेल्स। बोर्ड पे स्पेलिंग लिखी हुई है मेसोफिल की, मेसोफिल सेल्स। तो लिखो, ये वही सेल्स होते हैं जिसके अंदर क्या, कौन सी ऑर्गेनेल होती है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कौन सी ऑर्गेनेल होती है? जिसमें क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल वही पिगमेंट है जिसकी वजह से कलर कैसा होता है? ग्रीन। तो लिखो, मेसोफिल सेल्स कंटेन, मेसोफिल सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स, ऑफ लीव्स मतलब पत्तियां, ऑफ लीव्स। तो देखो ये टॉपिक अब हमारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर मैं तुमसे इंग्लिश में बोलूं रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या होता है? तो हिंदी में इसका मतलब होता है कच्चा माल। अगर हम एक कारपेंटर की बात करें, मान लो ऐसे कारपेंटर है जो लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनाता है, ठीक है, चेयर बनाता है, टेबल बनाता है, बहुत सारी चीजें बनाता है, तो उसके लिए लकड़ी क्या होगी? कच्चा माल। लकड़ी उसके लिए क्या मानी जाएगी? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल उसे कहते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम एक नई चीज बना देते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम एक नई चीज बना देते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम एक नई चीज बना देते हैं, उसे कहते हैं रॉ मटेरियल। अब तुम सोच रहे होंगे मैं साइंस में ये क्या पढ़ाने लग गया, तो ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल कई बार पूछे गए। मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है ना जब वो CO2 का इस्तेमाल करके अपना फूड बनाता है, प्लांट, जब वो H2O का इस्तेमाल करके अपना फूड बनाता है, प्लांट, जब वो सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाता है, प्लांट्स, और जब वो मेनली क्लोरोफिल की हेल्प से फूड बनाता है, प्लांट। मतलब प्लांट के अंदर इन चारों की हेल्प से क्या तैयार किया जाता है? ग्लूकोज। इन चारों की हेल्प से एक प्लांट अपना क्या कंप्लीट करता है? न्यूट्रिशन। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? पूरा ये पूरा प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो मुझे बताओ, क्या फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो पाएगा अगर प्लांट को H2O ना मिले, पानी ना मिले? क्या फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो पाएगा अगर उसे कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले? क्या फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो पाएगा अगर उसे सनलाइट ना मिले? क्या फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो पाएगा कि उसे क्लोरोफिल ना मिले? ठीक है, तो ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस के लिए जो चारों कंपोनेंट होते हैं, ये चारों कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होते हैं? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। वो इनकी हेल्प से प्लांट को क्या देता है? फूड। वो इन चारों की हेल्प से प्लांट को क्या प्रोवाइड करवाता है? न्यूट्रिशन। वो इन चारों की हेल्प से फूड प्लांट को क्या देता है? ग्लूकोज, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, वो सारी चीजें जो भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए जरूरी है, वो प्लांट को किससे मिलती है? फोटोसिंथेसिस से। लेकिन बिना इन चारों के वो ये काम नहीं कर सकता। तो कई बार पेपर में आया फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल एक्सप्लेन कीजिए, तो कितने रॉ मटेरियल हो गए? CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। और चारों का महत्व उतना ही है जितना कि किसी एक कंपोनेंट का। तो एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले तुम्हें अब हेडिंग डालना है, और हेडिंग क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या डालने वाला हूं। हेडिंग डालो, रॉ मटेरियल
ऑफ फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मटेरियल, हम वैसे तो देखो चारों ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पढ़ सकते हैं पहले, लेकिन मैं तुम्हें सबसे पहले पढ़ाऊंगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और तुम्हें मालूम है प्लांट को ये जो CO2 मिलती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? हम क्या रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में? CO2। और प्लांट क्या रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, CO2 प्लांट से ले लेते हैं। तो इस तरह से आपस में काम चलता रहता है एक दूसरे का। अगर हम लोग CO2 रिलीज करना छोड़ दें तो उसका काम रुक जाएगा। अगर उसका काम रुक गया तो हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, है ना? तो प्लांट के लिए एनिमल और एनिमल के लिए प्लांट दोनों ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर एक भी गड़बड़ तो फिर मामला सेट। तो लिखो CO2 के लिए, तो बेसिकली प्लांट को CO2 किससे मिल जाती है? एटमॉस्फेयर से। मतलब इनडायरेक्टली कौन प्रोवाइड करवाता है CO2? हम लोग। तो लिखो CO2 के अंदर लिखना है, लिखो द ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, द ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक की स्पेलिंग तुम लिख सकते हो खुद से, मैं फिर भी बोर्ड पे लिख देता हूं। द ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स यूटिलाइज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। मतलब वो क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? CO2। और उन्हें ये CO2 कहां से मिलती है? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर के अंदर ये CO2 कौन रिलीज करता है? हम लोग। द ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स यूटिलाइज CO2। अब देखना ये कि प्लांट ये CO2 किस हिस्से से लेता है? रूट से, लीफ से, या पूरे स्टेम से। तो ध्यान रखना वो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने प्लांट के हर एक हिस्से से, लेकिन मेनली उसको ये CO2 कहां से मिलती है? पत्तियों से। पत्तियों के अंदर वो एब्जॉर्ब करता है CO2। कोई सा भी हरा पौधा या हरा पेड़ या ग्रीन प्लांट CO2 सबसे ज्यादा कहां से एब्जॉर्ब करता है? पत्ती पे। पत्तियों के ऊपर जो सेल्स होते हैं ना, वहां पर वो CO2 एब्जॉर्ब की जाती है डायरेक्टली। अभी मैं बताऊंगा कि वो कहां से एब्जॉर्ब की जाती है। द ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स यूटिलाइज CO2 विच एंटर्स द लीफ, मेनली कहां से? विच एंटर्स द लीफ, जो सीधा किस में एंटर करती है? लीफ में। विच एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा। लीव्स के ऊपर है ना, बिल्कुल सेंटर में क्या पार्ट होता है? स्टोमेटा। किसी भी हरी पत्ती के जो बीच का हिस्सा होता है, देखो वोट पे, किसी भी हरी पत्ती के बिल्कुल बीच का जो हिस्सा होता है वो हिस्सा कहलाता है स्टोमेटा। अभी मैं ड्रॉ करवा दूंगा, वैसे तुम्हारी बुक में भी और कई बार पेपर में तुम्हारा स्टोमेटा बनाने को पूछा गया है, इसलिए मैं बोर्ड पे डायग्राम बनवाऊंगा और तुम्हें भी प्रॉपर नोट करना है, क्योंकि ये तुम्हारा 2008 कंपार्टमेंट में आ चुका है, दिल्ली के पेपर में, वो भी SA1 में। अब तो खैर फाइनल टर्म है तो एंड में ही आएगा अगर आएगा तो, ठीक है, लेकिन कई बार आ चुका है। तो अभी मैं ड्रॉ करवा दूंगा। विच एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा, मतलब वो पत्तियों के अंदर एंटर करती है CO2, लेकिन किस रास्ते से? स्टोमेटा के रास्ते से। मतलब वो सीधा कहां पर आती है? बीच में। थ्रू स्टोमेटा लिख दिया है मैंने बोर्ड पे, स्टोमेटा की स्पेलिंग थ्रू स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा प्रेजेंट कहां पर होती है? पत्ती के सरफेस के ऊपर, मतलब पत्ती के बिल्कुल ऊपर, सबसे ऊपर वाली लेयर में। प्रेजेंट लिख लो, थ्रू स्टोमेटा, प्रेजेंट मेनली ऑन इट्स सरफेस, प्रेजेंट मेनली ऑन इट्स सरफेस, प्रेजेंट मेनली ऑन इट्स सरफेस, जो पत्ती के सरफेस के ऊपर होती है। तो देखो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है CO2, और उसको ये CO2 पत्ती के किस पार्ट से मिलती है? स्टोमेटापोर से। मतलब एटमॉस्फेयर की CO2 सबसे ज्यादा कहां पर एंटर करती है? स्टोमेटा पे। वैसे तो CO2 उसको पूरी बॉडी से भी मिलती रहती है, बॉडी पर भी आती है CO2, रूट से भी मिल जाती है CO2, और कई बार पानी के अंदर जो CO2 घुली हुई होती है वहां से भी उसको CO2 मिल जाती है। लेकिन मेनली CO2 कहां से एंटर करती है? स्टोमेटा से। तो कुछ बातें नोट में लिखनी है अभी। लिखो नोट के अंदर स्मॉल a पॉइंट, लिखो
देखो, अगर CO2 पर्याप्त मात्रा में ना मिले, किसी भी प्लांट को अगर CO2 पूरे अमाउंट में ना मिले जितने की उसे जरूरत है, तो सीधी सी बात है प्लांट की ग्रोथ पर तो असर पड़ेगा। और अगर जरूरत से ज्यादा मिले तो भी नुकसानदायक है। मतलब जितने की जरूरत है ना उतना ही मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्यादा या फिर थोड़ा बहुत कम। अगर बहुत कम हो गई तो प्रॉब्लम, जरूरत से ज्यादा हो गई तो कोई फायदा नहीं है। ध्यान रखना, जितनी पत्ती को जरूरत पड़ती है ना CO2 की, उतनी ही वो एब्जॉर्ब करती है। अगर ज्यादा हाई कंसंट्रेशन हो जाए पत्ती के अंदर गैस का, अगर CO2 का ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है ना हरी पत्ती में, तो वो बाहर निकालना शुरू कर देती है CO2 को। तो ये तो उसका नेचुरल प्रोसेस है, हमें कोई सोचने वाली बात नहीं है उसमें। तो नोट के अंदर तुम्हें ए पॉइंट लिखना है। तो मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज्यादा अच्छे से होगा अगर CO2 बहुत अच्छे से उसको मिलती रहे। जितनी ज्यादा CO2 मिलेगी उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। CO2 जितनी कम मिलेगी उतना ही कम उसके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। यानी कि CO2 मिलने की स्पीड पर डिपेंड करती है फोटोसिंथेसिस की स्पीड। अगर CO2 है ही नहीं इन्वायरमेंट में तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा। तो लिखो नोट के अंदर ए पॉइंट, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट का मतलब होता है स्पीड। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज। बताओ, फोटोसिंथेसिस की स्पीड बढ़ेगी ना अगर CO2 बढ़ाई जाए। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज with an increase in, with an with an increase in CO2, with an increase in CO2 concentration। मतलब जितना ज्यादा CO2 का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाना तो है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध CO2 सप्लाई कर दी, उससे प्लांट की ग्रोथ नहीं होने वाली। CO2 जितनी मिलने चाहिए ना उतना ज्यादा कंसंट्रेशन ही हो। अगर जरूरत से ज्यादा हो गया कोई फायदा नहीं है मिलने का। विद एन इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन अप टू अ सर्टेन लेवल, बोर्ड पे लिखा हुआ है अप टू अ सर्टेन लेवल। इसका मतलब समझते हो, सर्टेन लेवल का मतलब है एक फिक्स लेवल तक ही CO2 मिलनी चाहिए। अगर उस लेवल को क्रॉस कर दिया कोई फायदा नहीं है, जितनी भी एक्स्ट्रा CO2 आएगी सब बाहर कर दी जाएगी प्लांट के थ्रू, कोई फायदा नहीं अंदर जाने का। अब सेकंड पॉइंट, कई बार पूछा गया है पेपर में कि जो ये CO2 एक्सचेंज होती है प्लांट के अंदर, पत्ती के कौन से हिस्से से एक्सचेंज होती है। तो ध्यान रखना, पत्ती के ऊपर सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, स्टोमेटल पोर। अभी मैं तुम्हें इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ध्यान रखना, पोर का मतलब होता है छेद, और स्टोमेटल मतलब पत्ती के सबसे ऊपर वाला हिस्सा। अभी मैंने लिखवाया था। तो पत्ती के ऊपर ये जो छेद होता है ना, इस छेद के अंदर से ही ऑक्सीजन CO2 अंदर जाती है बाहर जाती है। मतलब गैसेस कहां से एक्सचेंज होती है, स्टोमेटल पोर से। अभी मैं ड्रॉ करवा देता हूं, पहले एक लाइन लिख लो बी पॉइंट में, लिखो नोट के अंदर बी पॉइंट, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स। वैसे तो गैसेस का एक्सचेंज पूरी बॉडी से होता है प्लांट की, रूट से होता है, स्टेम से होता है, फ्लावर से होता है, लेकिन ये काम मेनली कहां से होता है, स्टोमेटल पोर से। मेनली CO2 कहां से एक्सचेंज की जाती है, स्टोमेटल पोर से। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs through stems, occurs through stems, comma roots, comma roots। मतलब स्टेम से भी होता है, तने से, रूट्स मतलब जड़ों से, एंड लीव्स ऑल्सो। और कहां से होता है, लीव से, पत्तियों से। मेनली ये काम कहां से होता है, पत्तियों से ही होता है। एंड लीव्स ऑल्सो। अब क्वेश्चन ये कि स्टोमेटल पोर से गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है, आखिर वो किस तरह से एक्सचेंज की जाती है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं और मैं तुम्हें स्टोमेटल पोर दिखाऊंगा। स्टोमेटल पोर हमेशा खुला नहीं होता, ध्यान रखना। जब पत्तियों के अंदर CO2 को भेजना होता है ना, तब स्टोमेटल पोर को खोला जाता है। और जब
CO2 अंदर चली जाती है तो स्टोमेटल पोर को बंद कर दिया जाता है। मान लो ये जो मैंने बीच में छेद बना रखा है इस तरह से, ये स्टोमेटल पोर है। इस समय अगर CO2 को अंदर भेजना है तो ये खुला हुआ है, जब CO2 अंदर आ गई है तो इस तरह से ये बंद हो जाता है ऐसे। अगर CO2 की जरूरत फिर से अंदर पड़ रही है तो हम फिर से खोलेंगे, CO2 और अंदर आएगी। और अगर CO2 का कंसंट्रेशन पूरा हो गया है फिर ये पोर बंद हो जाएगा। इस तरह से ये पोर खुलता रहता है और बंद होता रहता है। और इसको खोलने का और बंद करने का काम कौन से सेल करते हैं, पेपर में कई बार आया है। उन सेल का नाम बताओ जो स्टोमेटल पोर को खोलने का और स्टोमेटल पोर को बंद करने का काम करते हैं। मान लो गेट है, गेट कब खोला जाता है, जब अंदर भेजना होता है, बंद कर दिया जाता है जब अंदर आ जाता है बंदा। ठीक है, तो जर्नली उस बंदे को क्या बोलते हैं, गार्ड। तो ध्यान रखना, जो सेल स्टोमेटल पोर को खोलने का, बंद करने का, खोलने का, बंद करने का काम करते हैं, उन सेल्स को बोला जाता है गार्ड सेल्स। क्या बोला जाता है उन सेल्स को, गार्ड सेल्स। नाम से ही पता चल रहा है ये स्टोमेटल पोर को क्या करते हैं, गार्ड। गार्ड मतलब सिक्योरिटी कर रहे हैं खोलने और बंद करने की। तो कई बार पेपर में आया है गार्ड सेल का एक फंक्शन बताओ, तो बहुत आसान सा फंक्शन है इसका। ये क्या करता है, द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। इसका काम है स्टोमेटल पोर को खोलना या बंद करना। सिंपल सा फंक्शन है। ठीक है, तो अब मैं स्टोमेटल पोर बना देता हूं, बहुत आसान है। मैं पूरी पत्ती नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ स्टोमेटल पोर बना रहा हूं। तुम्हारी बुक में तो पत्ती भी बनी हुई है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ स्टोमेटल पोर बना रहा हूं, या फिर मैं कोशिश करूंगा पत्ती बनाने की भी। तो जब डायग्राम पूरा हो जाए तो तुम वीडियो पोस्ट करके तुम भी बना सकते हो, छोटा सा डायग्राम है। तो देखो ये दो होते हैं ऊपर के हमारे गार्ड सेल, इनको बोला जाएगा गार्ड सेल्स। और ये जो बीच का होल होता है इसको बोला जाता है पोर। यहीं से हमारी ऑक्सीजन या CO2 एक्सचेंज होती है, तो इसको बोला जाता है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर, इस समय ये स्टोमेटल पोर ओपन है, तो मैं देख सकते हो कि यहाँ पर काफी बड़ा होल है, मतलब CO2 और ऑक्सीजन यहाँ से एक्सचेंज हो सकती है। लेकिन वो वाला जो मैंने पोर बना रखा है तुम देख सकते हो कितना कम स्पेस है। वहां पर वो जो पोर है वो पोर खुला नहीं है। ये वाला पोर हमारा कैसा है, क्लोज, ये बंद है। बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पर। तो देखो ये क्या करते हैं गार्ड सेल, जब इन्हें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर डालना है तो ये अब इस तरह से खोलना शुरू करते हैं। और जब पता चलता है कि CO2 अंदर जा चुकी है तो फिर आपस में मिलना शुरू करते हैं, मतलब आपस में चिपक जाते हैं। ये तो फिर भी मैंने काफी जगह दिखा रखी है, लेकिन जो रियल में गार्ड सेल होता है वो पूरा बंद कर देता है, सील कर देता है। ऑक्सीजन एंटर भी नहीं कर, ना तो ऑक्सीजन और ना ही CO2, कोई गैस एक्सचेंज नहीं होगी। तो बीच वाला हिस्सा कहलाता है पोर। तो तुम इसको रफली ड्रॉ कर सकती हो। और ये किस हिस्से के अंदर माना जाता है, मेसोफिल सेल्स के अंदर स्टोमेटल पोर। ये वाला ओपन है और वो क्लोज है, तो यहां पर लिख लेना ओपन क्लोज। तो मैंने रफली ड्रॉ करा है, ठीक है, तुम इसे वीडियो पोस्ट करके ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो ड्रॉ करने के बाद अब तुम्हें गार्ड सेल का फंक्शन लिखना है। बी पॉइंट के बाद ही ड्रॉ कर लेना इसको, बी पॉइंट के बाद बीच में डायग्राम ड्रॉ कर देना, फिर लिखना सी पॉइंट के अंदर गार्ड सेल के बारे में। तो तुम्हें मालूम पड़ गया है गार्ड सेल का मेनली क्या काम होता है, स्टोमेटल पोर को खोलना या स्टोमेटल पोर को बंद करना। ठीक है, तो ये डायग्राम तुम्हारी बुक में भी दे रखा है, हालांकि मैंने बुक जैसा नहीं बनाया, थोड़ा रफली बना दिया है। और जरूरी नहीं है साइडों में इसके पत्ती बनाने की जरूरत है, जैसा कि तुम्हारी बुक में पत्ती बना रखी है हरे रंग की। ठीक है,
तो पत्ती बनाएगी इतनी, सीधा स्टोमेटल पोर बना सकते हो तुम पेपर में भी। तो लिखो, अब हमें गार्ड सेल का फंक्शन लिखना है। लिखो, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर, मतलब ये स्टोमेटल पोर को खोलना और बंद करना दोनों काम करता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग of stomatal pore is a function of guard cell, is a function of guard cell। ये क्या होते हैं हमारे गार्ड सेल। इन्हीं की वजह से देखो बोर्ड पे, इन्हीं की वजह से खुलता है, इन्हीं की वजह से बंद हो जाता है। The opening and closing of the stomatal pore is a function of guard cell। तो जरूरी नहीं है वो गैसेस के लिए ही काम करते हैं गार्ड सेल। कई बार क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब करने के लिए ना रूट पर तो डिपेंड रहते ही रहते हैं प्लांट्स, लेकिन पानी कभी कभी उन्हें पत्तियों से भी मिल जाता है। एयर के अंदर जो वाटर वेपर होती है ना, उस वाटर वेपर को ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं पत्तियां, और जब ज्यादा हो जाता है पानी तो पत्तियों से ही रिलीज कर दिया जाता है। तुमने देखा होगा कई बार पत्तियों के ऊपर पानी ठहर जाता है, बूंदे बूंदे सी होती हैं, तो वो पत्तियों से पानी बाहर निकलता है। और किसके थ्रू ये काम होता है, ये काम भी गार्ड सेल ही करते हैं। जब पानी भी अंदर ज्यादा हो जाता है तो उसे बाहर कर देते हैं, और जब अंदर जरूरत पड़ती है तो पानी को अंदर ले लेते हैं। तो ये काम भी गार्ड सेल कर रहे हैं। तो गैसेस के लिए तो इनका मेन काम होता है, लेकिन ये वाटर के मॉलिक्यूल्स भी एक्सचेंज करवाते हैं। तो डी पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट लिखो, द गार्ड सेल्स व्हेन वाटर फ्लो इनटू, when the guard cells when water flow into, मतलब जब पानी इनके अंदर चला जाता है ज्यादा तो ये खोलकर उसे बाहर कर देते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो उसे खोलकर अंदर ले लेते हैं। जरूरत के हिसाब से ये काम होता है, ऐसे ही नहीं मजे मजे में जब मर्जी गार्ड सेल खोलेंगे बंद करेंगे। द गार्ड सेल when water flow into them, when water flow into them, स्टोमेटल पोर ओपन, तो स्टोमेटल पोर खुल जाता है ताकि पानी को बाहर कर दिया जाए। द स्टोमेटल पोर ओपन, तो ओपन और क्लोज दोनों तुम्हें ड्रॉ करने। ये वाला पोर क्लोज है क्योंकि कितना कम स्पेस है, और ये वाला पोर खुला हुआ है, ठीक है। द स्टोमेटल पोर ओपन, तो ये पहला रॉ मटेरियल था जिसकी जरूरत प्लांट्स को पड़ती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बिना CO2 के वो ये काम नहीं कर सकते। तो देखो, अब हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वो है वाटर, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्लोरोफिल की। तो ये चारों ही रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है।